हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब घर पर अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी जो है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था फ्लो शीट डायग्राम ऑफ यूरेनियम, जिसके अंदर हमने यूरेनियम का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, उसके अंदर अलग अलग स्टेप्स क्या है वो हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, सभी लेक्चर्स को, इससे पहले जो हमारे 9 लेक्चर आ चुके हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, जिसके अंदर होगा हमारा केमिस्ट्री ऑफ सेपरेशन ऑफ नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम एंड अमरसियम। लेकिन इससे पहले कुछ तथ्य हैं, कुछ मेन बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जो हम बात करेंगे यूरेनियम के बारे में, उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो हमने लिखा हुआ है। यूरेनियम बेसिकली आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 92, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 238। लेकिन यूरेनियम के दो आइसोटोप होते हैं, एक यूरेनियम 238 और एक होता है हमारा यूरेनियम 235। मतलब बेसिकली जब आप यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके अंदर आपको दो आइसोटोप्स जो है यूरेनियम के मिलते हैं, जिसमें एक है हमारा यूरेनियम 235 और दूसरा है हमारा यूरेनियम 238। लेकिन अगर बात की जाए इन दोनों आइसोटोप में से सबसे ज़्यादा अमाउंट में या लार्जेस्ट जो पाया जाता है वो मिलता हमारा यूरेनियम 238। यानी कि इसके अंदर जो यूरेनियम 235 है उसकी क्वांटिटी केवल बहुत कम होती है भाई, 0.7% कौन होता है हमारा यूरेनियम 235। यानी अगर आपको 1 ग्राम यूरेनियम प्राप्त हुआ है तो उस 1 ग्राम में केवल 0.7% क्या है, यूरेनियम 235 है। 0.7% का मतलब क्या, आप इसको 100 से डिवाइड कर लीजिए, 0.007 ग्राम 1 ग्राम में। यानी यहाँ से एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन ये निकल के आता है कि यूरेनियम का जब भी हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो कंस्टिट्यूएंट रहता है हमारा यूरेनियम 238 रहता है। यानी जो भी कंपोनेंट हमें, जो भी कंपाउंड्स आगे बनाने हैं, क्योंकि ये तो इतनी कम अमाउंट में अभी इसका एक्सट्रैक्शन ही डिफिकल्ट होता है, बहुत कम होता है, तो इसलिए जो भी हम कोई और अदर एलिमेंट बनाते हैं तो वो उसके लिए हमेशा कौन सा आइसोटोप लिया जाता है, यूरेनियम 238। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर हमने लिखा है केमिस्ट्री ऑफ सेपरेशन ऑफ नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम एंड अमरसियम। यहाँ पे आप देखोगे भाई एटॉमिक नंबर इसका 93, इसका 94 और इसका 95। मतलब यूरेनियम कितना था हमारा 92, इसमें एक बढ़ गया तो नेपच्यूनियम हो गया, एक और बढ़ गया तो प्लूटोनियम हो गया, एक और बढ़ गया तो हमारा क्या हो गया, अमरसियम हो गया। बेसिकली कहने की बात क्या है इसके अंदर है कि अगर हम एक एक न्यूट्रॉन यानी एक एक इसका मास बढ़ा दें, ठीक है, क्योंकि भाई मास इसका कितना है 238, नेपच्यूनियम का मास ज़्यादा हुआ, सीधी सी बात है मास भी बढ़ाना हमें, साथ में क्या बढ़ाना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ानी है, या जो बॉम्बार्डमेंट करेंगे हम या तो बीटा पार्टिकल की करेंगे या गामा पार्टिकल की करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा क्या आता है कि जब भी हम बात करेंगे तो बेसिकली जब भी हम बात करेंगे कोई भी हायर एलिमेंट बनाना हो हमें यूरेनियम से, तो एक बात हमें याद रखनी है, हम 3 एलिमेंट्स की बॉम्बार्डमेंट कर सकते हैं, 3 पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट कर सकते हैं। अगर हमें मास बढ़ाना है तो हम न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट करेंगे, अगर आपको एटॉमिक नंबर बढ़ाना है तो आप बीटा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट करेंगे। पॉइंट क्लियर है आपको। दूसरी बात, यहाँ पर मैंने लिया था यूरेनियम 92 और इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास जो है कितना है 235। यहाँ पर आप देखोगे मैंने कौन सा आइसोटोप लिया भाई, यूरेनियम 235, जबकि यहाँ पे कौन सा आइसोटोप लिया हमने, यूरेनियम 238। अब क्वेश्चन आता है कि सर हमने यहाँ पे यूरेनियम 235 आइसोटोप क्यों लिया। आपने तो अभी बोला कि मोस्ट अबंडेंट जो है यूरेनियम 238 होता है। ये इसलिए भाई जो प्लूटोनियम होता है उसका मास ही 237 होता है। मतलब अगर आप यहाँ से 238 से बॉम्बार्डमेंट करवाओगे न्यूट्रॉन की तो 238 से तो काफी ऊपर चला जाएगा। यानी इसके बाद वाला जो एलिमेंट होगा नेपच्यूनियम के बाद, चाहे प्लूटोनियम है चाहे अमरसियम है, उसके लिए हम यूरेनियम 238 लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, यूरेनियम 92 235, न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट की तो एक मास बढ़ गया इसका, ये सेम रहा हमारा एटॉमिक नंबर 92, मास होगा हमारा 236। इसके ऊपर फिर से एक न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट करेंगे, 236 + 1 कितना 237।
अब हमें एटॉमिक नंबर बढ़ाना है तो बीटा पार्टिकल की बोmbardment क्या होगा 93 Np 237। तो इस प्रकार से ये क्या प्राप्त हो गया आपको, नेपच्यूनियम प्राप्त हो गया। इजी है। इसी प्रकार से नेक्स्ट मेथड में भी हमें क्या है, यूरेनियम 238 लिया। अब कई बार क्या प्राप्त करना, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम का मास होता है बेटा 239, कितना होता है 239, इसका कितना था 237। अमरसियम का होता है भी 241। ठीक है, ये मास आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे मैं बोmbardment करूंगा भाई न्यूट्रॉन की, पहले तो हम मास सेम करेंगे भाई। न्यूट्रॉन की बोmbardment होती है यूरेनियम 92,239 हो गया भाई, सीधी सी बात है। इसका मास कितना 239, तो फिर से हम बीटा डाल दें, बीटा डालते क्या बन गया नेपच्यूनियम, जो पहले हमने प्राप्त किया था, लेकिन अब की बार मास नेपच्यूनियम का कितना है 239 है, दूसरा आइसोटोप है। बीटा की बोmbardment करते एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा हमारा, कितना हो गया 94। लेकिन ये जो प्लूटोनियम होता है भाई, ये बहुत ही हैजर्डस नुकसानदायक एलिमेंट होता है, हाईली टॉक्सिक होता है और कार्सिनोजन का काम करता है। कार्सिनोजन क्या होता है, विच काजेज कैंसर। तो इसकी एक्सट्रैक्शन के दौरान बहुत ही ज़्यादा सावधानी जो है वो बरतनी चाहिए। इसके बाद प्लूटोनियम लिया हमने 94 239 जो हमारा बन गया है, इसी के अंदर आप न्यूट्रॉन और गामा डालिए तो यहाँ से एक मास बढ़ जाएगा, इसका 240 हो गया, ये हमारा सेम रहा। फिर से न्यूट्रॉन और गामा, फिर से हमारा एक मास बढ़ गया 241 90 रहा। बीटा क्या करेगा, मास बढ़ा, एटॉमिक नंबर बढ़ा देगा, तो अमरसियम का कितना होगा हमारा 95 241। क्लियर है। तो ये जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो रहे हैं भाई, जो अमरसियम प्राप्त किया या हमने प्लूटोनियम प्राप्त किया या नेपच्यूनियम प्राप्त किया, ठीक है, तो ये सभी क्या है हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जो एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं स्पेंट फ्यूल से, उनका हम फिर यूज़ कर लेते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। ठीक है, फिर मैंने बता दिया भाई आपको कि ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। ठीक है, और कारण क्या है इसका, क्योंकि ये क्या है हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। हाईली रेडियो एक्टिव क्या होते हैं, जिनसे लगातार क्या निकलती रहती है, रेडिएशंस निकलती रहती है, इसलिए कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कोजिंग है, और ये क्या है टॉक्सिक है। ठीक है, अच्छा एक बात और भाई, ये जो मटेरियल जो प्राप्त हमें होता है ये बहुत ही ज़्यादा फिसाइल है। यहाँ पे एक वर्ड आपकी बुक के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा गया है, फिसाइल। फिसाइल का मतलब होता है भाई किसी चीज़ को ब्रेक करना, स्प्लिट करना, तोड़ना। तो ये इतने ज़्यादा अनस्टेबल भी हैं कि ये टूट करके दूसरे प्रोडक्ट में भी चले जाते हैं, इसलिए इनके एक्सट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर जो है हमें रखनी पड़ती है। बाकी मैं बता चुका हूँ प्लूटोनियम भी बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, उसके बाद भाई जो न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं, आज के दिन अगर उसकी रीप्रोसेसिंग की जाए तो एक न्यू टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनके साथ साथ जब आप प्राप्त करते हो भाई नेपच्यूनियम, इंस्पाइट प्लूटोनियम, नेपच्यूनियम एंड अमरसियम कंटेन ओवर 30 फ्यूजन प्रोडक्ट्स, मतलब है ये तो आपको मिलते ही हैं, लेकिन साथ साथ आपको 30 ऐसे और प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे अलग अलग प्रोडक्ट अभी आयोडीन, जिनोन, सीजियम, बेरियम, स्टोंटियम, कैल्शियम और कुछ स्पेसिफिक लेंथेनाइट्स भी आपको प्राप्त होते हैं। तो एक प्रकार से ये रिएक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर दो बातें आती हैं कि जब भी आप कोई हैवियर आइसोटोप बनाते हो तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो जो यील्ड होगी हैवियर आइसोटोप्स की, उसको कंट्रोल किया जाता है मेजर दो आइसोटोप के, दो फैक्टर्स पे जो है उसकी जो है यील्ड डिपेंड करती है, उसका प्रोडक्शन डिपेंड करता है कि उसकी अमाउंट कितनी होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी। पहला आइसोटोप हैविंग हाफ लाइफ, उसकी हाफ लाइफ कितनी है, और दूसरा एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है भाई, तो सीधी सी बात है, अगर सपोज करो भाई यूरेनियम यहाँ से न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब ही ना करे तो आप नहीं बना सकते नेपच्यूनियम। यहाँ पे यूरेनियम नहीं एब्जॉर्ब करे न्यूट्रॉन और बीटा पार्टिकल को, तो आप नहीं बना सकते प्लूटोनियम। यहाँ पे सिमिलरली प्लूटोनियम अगर न्यूट्रॉन और गामा को एब्जॉर्ब ना करे तो आप नहीं बना सकते अमरसियम। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई कि उनकी कितनी एबिलिटी है कि वो किसको एब्जॉर्ब करें, न्यूट्रॉन को। अगर किसी की ज़्यादा एबिलिटी है तो सीधी सी बात है भाई जो अमाउंट ऑफ यील्ड, जो यील्ड आएगी, जो प्रोडक्ट आएगा उसकी अमाउंट हमेशा ज़्यादा होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन उसकी होगी। ठीक है, उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फ्यूल शीट डायग्राम ऑफ रीप्रोसेसिंग ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल, कि न्यूक्लियर फ्यूल की रीप्रोसेसिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले तो इसका मेथड पूछ लिया जाता है, क्या नाम होता है उस मेथड का, इसके मेथड का नाम होता है भाई प्यूरेक्स मेथड। क्या होता है, प्यूरेक्स मेथड। अब एक चीज़ और भी इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और है
इसके यहाँ स्टार्ट करने से पहले जो हमें न्यूक्लियर फ्यूल प्राप्त हुआ है, बेसिकली जो फ्यूल रोड्स हम रिमूव करते हैं न्यूक्लियर फ्यूल से, उनको डुबा करके रखा जाता है पानी के अंदर लगभग 100 दिन तक। याद रखेंगे, जो फ्यूल रोड्स हम निकालेंगे न्यूक्लियर फ्यूल के अंदर से, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर से, उनको लगभग 100 दिन तक ठंडे पानी के अंदर डुबा करके रखा जाता है। यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि क्यों, ऐसा क्यों किया जाता है। पहला तो ये भी मैंने आपको बताई एलिमेंट कैसे हैं, रेडियो एक्टिव हैं, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वो जो एलिमेंट हैं वो थोड़े से ठंडे हो जाते हैं, उनकी रेडियो एक्टिविटी कम हो जाती है। इसमें मोस्टली जो है हमें प्राप्त होता है आयोडीन 53131, ठीक है। इससे वो क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटी को लॉस कर देते हैं। तो आयोडीन सेपरेट हो गया, बच गया कौन हमारे पास है, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम और अमरसियम। तो जो बचे हुए हैं भाई, उनको किससे प्राप्त किया जाता है, प्यूरेक्स मेथड से। तो बेसिकली यहाँ से हम क्या निकल के आ रहा है भाई कि जो हमारे एक्सट्रैक्शन हो गया नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम और अमरसियम का, वो किसके द्वारा किया जाता है, प्यूरेक्स मेथड के द्वारा। क्या करेंगे भाई, इरेडिएटेड कोल्ड फ्यूल एलिमेंट्स को हम रखेंगे 7 मोलर नाइट्रिक एसिड के अंदर। यहाँ पे याद रखेंगे इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ये क्या करेगा भाई, सॉल्यूशन बना देगा UO2 पॉजिटिव का प्लूटोनियम 4 की फॉर्म में, और यहाँ पे Fp का यूज किया है। Fp का मतलब है यहाँ पे फिजन प्रोडक्ट, मतलब इनके साथ साथ यूरेनियम और प्लूटोनियम 4 के साथ साथ आपको कुछ फिजन प्रोडक्ट्स भी प्राप्त होंगे। उसकी फिर हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे विद ट्राइब्यूटाइल फॉस्फेट। तो उससे क्या होगा भाई, अब जो सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो UA2, PU और Fp, यहाँ से 2 स्टेप हम लेके जाएंगे। पहले स्टेप में एक्सट्रैक्शन करेंगे TBP के साथ, जिससे हमें क्या प्राप्त होगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिजन प्रोडक्ट नेपच्यूनियम एंड अमरसियम। दूसरा क्या हो सकता है, रिडक्शन कर सकते हैं हम किसके साथ में, FeNH4SO3 का ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ से जब हम एक्सट्रैक्शन करेंगे TBP के साथ, तो यहाँ से फिर से हमें एक्वस सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिसमें हमारे नेपच्यूनियम और अमरसियम का एक्वस सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। जो बच गए हैं यहाँ पे जब हम रिडक्शन करते हैं FeNH4 ट्वाइस SO3 के साथ, तो हमारे पास कौन आ जाता है, UA2 पॉजिटिव इन TBP। तो यहाँ से UO2 TBP में यहाँ पे आ गया, और जो PU4 और Fp प्रोडक्ट हमारे वो उस तरफ से ले गए। यहाँ से फिर हम क्या कर सकते हैं, जो प्लूटोनियम 3 है उसका भी एक्वस सॉल्यूशन हमें एक साइड में, मतलब यहाँ से हम 2 प्रोसेसिंग कर सकते हैं साथ साथ। एक में UO2 पॉजिटिव मिल गया और एक में हमारा PU3 मिल गया। पहले हम PU3 की बात करेंगे, इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे HNO2 के साथ, हमें एक्वस 3 से 4 की फॉर्म में आ जाएगा। फिर ट्रीट कर देंगे ऑक्जेलिक एसिड के साथ, इसके साथ में हमारा ऑक्जेलेट और C6H2 आ जाएगा। क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है बेटा, हमारा COOH। अगर आप देखोगे यहाँ से फार्मूला C2, 2 कार्बन हो गए, एक और एक 2, एक और एक 2, कितनी ऑक्सीजन हो गई हमारी 4। तो C2O4 का ट्वाइस, और जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, क्योंकि ट्रीट किया इसके साथ, तो हमारा 6 वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। हीट करेंगे 300 डिग्री पे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, PuO2। ये हमें प्लूटोनियम की फॉर्म में प्राप्त होगा। दूसरा भाई यहाँ पे हमने UO2 पॉजिटिव को छोड़ दिया था TBP में, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे हम इसको 0.2 मोलर HNO3 के साथ, तो आपको क्या मिलता है, एक्वस UO2 NO3 ट्वाइस। बस इसके साथ क्या आ गया भाई, यहाँ से NO3 आ गया है, NO3 का ट्वाइस। इवेपोरेशन कर देंगे, इवेपोरेशन से हमें भाई UO2, ये सेम इसके साथ में 6 वाटर मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल आए थे, यहाँ पे भी 6 वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे। यहाँ पे हीट किया था हमने 300 डिग्री पे, यहाँ पे हीट कर देंगे इसको 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, UO3, इसको H2 की फॉर्म में हीट कर दें, प्रेजेंस में हीट करेंगे, H2 एक ऑक्सीजन को निकाल ले जाएगा, तो क्या बच गया हमारे पास है, UO2 बच गया हमारे पास। तो इस प्रकार से आप एक्सट्रैक्शन कर सकते हो। बेसिकली आप इस फ्लो चार्ट को 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको फ्लो चार्ट आ गया, इसके बारे में आप एग्जाम में कुछ भी लिख के आइए, नीचे वाला एग्जामिनर नहीं पढ़ता है, क्योंकि भैया आपने फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से बनाया हुआ होता है। तो इसलिए इस फ्लो चार्ट की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिए। आपके एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। 2 या 3 लेक्चर बचे हैं, बच्चे अभी फिलहाल बहुत तेज़ी से लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स को पढ़ रहे हैं। अगर वो ये बता दें कि सर हमारा एग्जाम इस डेट में, अगर 2-3 दिन रहते हैं, तो फिर बाकी का जितना बचा हुआ लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स का, वो भी हम आपके लिए अपलोड कर देंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही।
तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए प्लस जुलाना के साथ। थैंक यू।